4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है शिखा, पूजा और आयुष। सबसे पहले आइए बात केरल की करते हैं, जहां के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8900 करोड़ रुपए की लागत से बने विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पर मैसेज जाना था चला गया। पीएम का यह स्टेटमेंट विपक्षी इंडी अलायंस पर सीधा निशाना था। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। पीएम मोदी ने पोर्ट को देश के विकास का मील का पत्थर भी बताया। ये पोर्ट भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने बताया कि इस पोर्ट से ट्रांसशिपमेंट की क्षमता 3 गुना बढ़ेगी और बड़े मालवाहक जहाज अब सीधे भारत आ पाएंगे। सागरमाला और गति शक्ति योजनाओं के तहत में बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश बढ़ा है और बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है। उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और इसके परिणाम भी देश देख रहा है। 2014 में इंडियन सीफेयरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। अब इनकी संख्या 3.25 लाख से भी ज्यादा हो गई है। आज भारत सीफेयरर्स की संख्या के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पोर्ट न सिर्फ केरल बल्कि पूरे भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। प्रधानमंत्री ने केरल को शांति और सहिष्णुता की धरती बताते हुए कहा है कि हजारों साल पहले यहाँ सेंट थॉमस चर्च बना और केरल ने हमेशा वैश्विक व्यापार में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस पोर्ट से बड़े जहाज अब सीधे भारत आएंगे, जिससे व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल पहले हमारे शिप्स को पोर्ट्स पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उन्हें अनलोड करने में लंबा समय लग जाता था। इससे बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी सबकी पर स्पीड प्रभावित होती थी। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर शिप टर्न अराउंड टाइम में 30% तक की कमी आई है। हमारे पोर्ट की एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम कम से कम ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं। वे अपने संबोधन में पीएम ने भारत की प्राचीन समुद्री ताकत को याद किया। कहा, अंग्रेजों की गुलामी से पहले भारत हजारों सालों तक विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था, जिसमें केरल की बंदरगाहों की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने बताया, पिछले 10 सालों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है। नाविकों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 3.25 लाख हुई। पीएम ने सागरमाला गति शक्ति योजनाओं का जिक्र किया। भारत को वैश्विक शिपिंग हब बनाने का विजन पेश किया। केरला के लोग जानते हैं, हमारे प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में केरला में पोर्ट इंफ्रा के साथ साथ कितनी तेजी से हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट से जुड़ा विकास हुआ है। कोल्लम बाईपास और अलापुजा बाईपास जैसे वर्षों से अटके प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमने केरला को आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी दी हैं।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारतीय जवाबी कार्रवाई की आशंका में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1000 से ज्यादा मदरसों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूलों में बच्चों को हमले से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और पाकिस्तान को आशंका है कि भारत पहलगाम हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से दे सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार अमेरिका से भी मदद की गुहार लगा रहा है। भारत से जो तनाव इस वक्त लगातार बना है पाकिस्तान के प्रति, उसे घटाने के लिए पाकिस्तानी राजदूत रिजवान शेख ने अमेरिका से गुहार लगाई है। इसके साथ पाकिस्तानी राजदूत ने दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने का जिक्र भी किया है। पीओके में मदरसों का बंद होना बताता है कि पाकिस्तान अब हर एक मोर्चे पर घिरता जा रहा है और उसे भारत की जवाबी रणनीति का डर भी सता रहा है। इसके साथ ही पीओके की सभी उड़ानें भी पाकिस्तान ने रद्द कर चुका है। गिलगिट, स्कार्डू समेत कई इलाकों की उड़ानें पाकिस्तान ने बंद कर दी है। पाकिस्तान के इस बौखलाहट की एक बड़ी वजह भारत का बदला रुख है। अब तक कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने वाला भारत अब जवाबी कार्रवाई के संकेत दे रहा है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर रोक लगाने जैसे कदमों ने इस तनाव को और गहरा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज एक ऐतिहासिक और दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां पर आंधी तूफान के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। राफेल, जगुआर और मिराज जैसे खूंखार लड़ाकू विमानों ने 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लैंडिंग और साथ ही टेक ऑफ का अभ्यास किया। तो सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वो आगे बढ़ नहीं पाया। इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो करते हुए नजर आए। आज शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग भी होना है, जो कि शाम 7 बजे से शुरू होकर के रात 10 बजे तक चलेगा। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करने वाले हैं, हालांकि नाइट शो कल नहीं होगा। यूपी एक्सप्रेसवे, दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। अंबेडकर नगर में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गैंग में 5 महिलाएं और 4 पुरुष सदस्य हैं। ये गैंग हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में एक्टिव था। और वहीं गैंग के सदस्य भोले भाले लोगों से संपर्क साधते थे, फिर उन्हें शादी का झांसा दिया करते थे, लूटते थे। इस गैंग ने बीते 29 अप्रैल को हरियाणा रोहतक से आए सोनू को अपना शिकार बनाया था। आरोपियों ने सोनू से शादी कराने के लिए 80,000 रुपए लिए, जिसके बाद पूरा गैंग फरार हो गया। इस गैंग के काम करने का जो तरीका है वो बेहद ही शातिराना था। गैंग पहले किसी को अपना शिकार बनाता था, फिर गैंग की ही लड़की से शादी रचाता और इसके बाद जिस लड़की से पीड़ित की शादी होती थी वो फरार हो जाती थी। पुलिस ने इस गैंग के 9 सदस्यों को अरेस्ट किया है। इस गैंग में 5 महिलाएं और 4 पुरुष सदस्य शामिल हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और गैंग ने किन और लोगों को अपना शिकार बनाया, इसकी तफ्तीश हो रही है। गैंग के ज्यादातर सदस्य हरियाणा और जौनपुर के रहने वाले हैं। बताया गया कि लोगों को शिकार बनाने के लिए गैंग की एक महिला सदस्य दुल्हन बनती थी, बाकी महिलाएं रिश्तेदार। और बसखारी थाना क्षेत्र में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए उनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने 72,000 रुपए, एक बाइक, एक मंगलसूत्र, 11 मोबाइल और 3 जाली आधार कार्ड बरामद किए हैं। इस गैंग के सक्रिय सदस्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों में शादी करने के नाम पे लोगों को एल्योर किया जाता था, उनको शादी करने के नाम पे बुलाया जाता था और गैंग के ही एक महिला सदस्य जो थी वो शादी किया जाता था और शादी के बाद जो है उसी के समय या तो इनके गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा आके उस दुल्हन को साथ में भगा के लेके चले जाते थे ये लोग, या तो वो दुल्हन खुद ही फरार हो जाती थी। मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक मंत्रों का जाप भी श्रद्धालुओं ने किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की, प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संपन्न हुई। मंत्रोच्चारण, हर हर महादेव के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बैंड की भक्ति में धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खोले गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रतीक्षा रहती है और इससे बधाई दी। वहीं सीएम धामी ने बाबा केदार से सभी यात्रियों के मंगलमय यात्रा की भी प्रार्थना की। कपाट खुलने के मौके पर बाबा केदार के मंदिर की भव्य सजावट की गई। मंदिर को 108 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। भव्य सजावट के बीच कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की गई, जिसे देख बाबा केदार के धाम पर मौजूद हर श्रद्धालु पूरे उत्साह में नजर आया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष जज ने कहा कि किसी भी स्तर पर सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूकता है। और ये नोटिस ईडी की 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट के बाद जारी हुआ है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए के अपराध की आय का आरोप है। कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट में दस्तावेजों की कमियों को ठीक करने के लिए 25 अप्रैल को 3 दिन का समय दिया था, जिसके बाद आज नोटिस जारी हुआ। ईडी का दावा है कि सोनिया और राहुल यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख शेयरधारक ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की 2,000 करोड़ की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में ही हासिल किया था। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो पूरा मामला है निष्पक्ष सुनवाई और प्रतिक्रियात्मक पारदर्शिता के सिद्धांतों को मजबूत करता है और अगली सुनवाई की तारीख का अब इंतजार है। ईडी ने सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के खिलाफ 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। बीजेपी का कहना है कि गांधी परिवार की लूट अब सामने आ रही है। एक्स पर कुछ यूजर्स इसे कांग्रेस के खिलाफ सत्ता की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे कानून का इंसाफ। क्या ये मामला कांग्रेस की चुनावी रणनीति को पटरी से उतार देगा, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिल्ली में आपात बैठक चल रही है, जिसमें भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को बुलाया गया है। दरअसल भाखड़ा डैम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला बोर्ड ने लिया था, लेकिन मान सरकार ने इसे साफ इनकार कर दिया और नंगल डैम के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने सख्त नोटिस दिया है। इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के नेताओं से अपील की है कि वो पानी के मामले पर राजनीति बंद कर दें। पंजाब और पंजाब के आवाम के हित में काम किया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, जितना पानी हमें पहले मिलता रहा है उतना ही हम मांग रहे हैं। उधर चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और ये बैठक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश के बाद बुलाई गई। 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और उनके घर के बाहर कई थानों की फोर्स और पीएसी तैनात है। पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर के आसपास सीमेंट के ब्लॉकेज बैरियर लगाए हैं। रामजी लाल सुमन अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए युवकों से मिलने जा रहे थे और वहीं से आक्रोशित रामजी लाल सुमन अपने घर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। सपा सांसद का कहना है कि वो अलीगढ़ जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंच रहे हैं। पहले पुलिस ने सांसद को नोटिस दिया। वहीं रामजी लाल सुमन का कहना है कि आज उन्हें अलीगढ़ जाना था, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया। रामजी लाल सुमन का घर हरि पर्वत थाने से 500 मीटर दूरी पर है। इस पूरे रास्ते को पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स ने घिरा। पुलिस सपा सांसद के घर आने जाने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंकाल्वेस आज नई दिल्ली पहुंचे, जो कि 38 सालों में किसी अंगोलन राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा है। 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं राष्ट्रपति लॉरेंको, जिनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर किया। उनके साथ मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी मौजूद रहा। और देखिए, विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दौरा भारत अंगोला के बीच 40 साल की राजनयिक साझेदारी का उत्सव है। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत, जहां वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और इस दौरान कई समझौतों पर साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे। इससे संभावना है और ये दौरा दोनों ही देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 23-24 में भारत अंगोला का द्विपक्षीय व्यापार 4 अरब डॉलर से ज्यादा तक पहुंचा, जिसमें ऊर्जा साझेदारी की भी बड़ी भूमिका है। 4 मई को राष्ट्रपति लॉरेंको नई दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां तेल, गैस, बुनियादी ढांचा, कृषि और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशे जाएंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस दौरे के दौरान पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई समझौता पत्र यानी कि MOU पर साइन होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंगोला, जो अफ्रीकी संघ का 2025 का अध्यक्ष भी है, भारत के लिए अफ्रीका में व्यापार और निवेश का प्रवेश द्वार बन सकता है।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के वजह से चिनाब नदी में उफान के कारण सलाल बांध के गेट खोले गए, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इसे लेकर यूएन से गुहार लगा सकता है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दोनों ही तस्वीरों में पाकिस्तान की घबराहट आपको साफ नजर आ रही है। किस तरीके से पानी खोले जाने और साथ ही तेज बारिश बढ़ने के बाद जल प्रवाह तेज है और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बाढ़ का खतरा, उफान पर चिनाब नदी और कैसा जल सैलाब, दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।